पढ़ाकू पॉइंट में आप सभी लोगों को बहुत स्वागत है। मैं आज आपको सीबीएसई क्लास 10 इकोनॉमिक्स टर्म 2 के लिए मनी एंड क्रेडिट के लिए आपको तैयार करता हूँ। ये सीरीज़ आपकी रिवीजन सीरीज़ है और आपको इसमें चैप्टर्स को बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। इस सीरीज़ का नाम मैंने बहुत अच्छे से रखा है, तोड़ो फोड़ो सीरीज़ टर्म 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। मनी एंड क्रेडिट। मनी इज़ अ कमोडिटी एक्सेप्टेड बाय द जनरल कॉन्टेस्ट एज अ मीडियम ऑफ इकोनॉमिक एक्सचेंज। मनी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम आम तौर पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज किसी भी चीज़ों की लेन देन के लिए यूज़ में करते हैं। ये यूजुअल मनी का मतलब यही होता है। ट्रांजैक्शंस आर मेड इन मनी। जो हमारी जो खरीद फरोख्त यानी कि चीज़ों का हम जो लेन देन करते हैं, खरीदते हैं किसी से भी से, तो हम आखिरकार मनी से क्यों करते हैं? बिकॉज क्योंकि ऐसा इसलिए होता है, एक आदमी जो मनी को यूज़ कर रहा है वो बहुत आसानी से किसी भी चीज़ को एक्सचेंज कर सकता है या खरीद सकता है जैसा कि उसकी चाहत हो। हम या ज़्यादातर ये देखेंगे जो पेमेंट्स होंगी, यानी जो पेमेंट्स हम लोग ले रहे हैं वो मनी में ही होंगी और फिर उसके बदले में कोई चीज़ हमको लेनी हो फिर हम खरीदते हैं। अब आपके में एक आता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड का मतलब होता है जब दोनों पार्टी अपनी एक दूसरे की यानी मेरी और आपकी चीज़ों को लेने के लिए तैयार हो जाए। इसकी डेफिनेशन जैसे मैंने मेंशन करी हुई, बोथ पार्टीज हैव टू एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटीज। इसका मतलब यही निकलता है कि जो दोनों पार्टियां हैं यानी लेने वाली और खरीदने वाली, अगर एक दूसरे की कमोडिटीज़ को एक्सचेंज करने के लिए तैयार हो जाए तो उसी को कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। इन अ बार्टर सिस्टम वेयर गुड्स आर directly exchanged without the use of money, double coincidence was is an essential feature. Double coincidence of bond is an essential feature। इसका मतलब मैं सब समझाता हूँ। बार्टर सिस्टम में क्या होता है, जो आपका गुड्स होता है वो डायरेक्टली एक्सचेंज कर लिया जाए बिना यूज़ ऑफ मनी। जस्ट टेक एन एग्जांपल, मेरे पास व्हीट है और आपके पास शूज़ है। यू आर अ शू सेलर, आई एम अ व्हीट सेलर। मुझे शू की ज़रूरत है, आपको व्हीट की ज़रूरत है, हम लोगों ने आपस में एक्सचेंज कर लिया, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड हुआ। मुझे भी ज़रूरत है, आपको भी उस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। चीज़ों का एक्सचेंज हुआ, ट्रांजैक्शन हुई, पेमेंट किस में हुई, मनी की यूज़ हुई। तो यानी कि बार्टर सिस्टम ये होता है जिसमें हम लोग एक दूसरे की चीज़ें ले लें, एक्सचेंज कर लें, इसमें मनी का उपयोग ना है। अब डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड का एसेंशियल फीचर यानी कि होने का मतलब ये था कि अगर मुझे ज़रूरत है, सपोज आई हैव अ नीड ऑफ ए राइस, बट यहाँ पे वो किसका सेलर है, वो शू का सेलर है, तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड हुआ ही नहीं। मुझे ज़रूरत ही नहीं तो मैं क्यों खरीदूँ, मेरे पास शूज़ हैं। सो कहने का मतलब ये है कि जो मुझे चाहिए वो उस सामने वाली पार्टी के पास वो चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। समझ रहे हैं ना? मनी एक्ट एज एन इंटरमीडिएट। मनी एक इंटरमीडिएट होता है खरीदार जैसे के बीच का और लेने वाले का। इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, किसी भी चीज़ के एक्सचेंज खरीद फरोख्त का एक माध्यम है। शुद्ध हिंदी, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। समझ आ रहा होगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत आसानी से आपको समझाऊँ। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, करेंसी। करेंसी आर द बेसिकली मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ द मनी। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। करेंसी जो हर कंट्री द्वारा चलाई जाती है कि वहाँ क्या वैल्यू होगी, पेपर नोट्स और कॉइन्स होते हैं। Unlike the things that were exchange used of money earlier, modern currency is not made of precious coins such as gold, silver and copper। पहले के समय में देखो जो क्या होता था कि मनी तो होती नहीं थी, तो लोग कुछ लोग क्या करते थे, गोल्ड का यूज़ करते थे, गोल्ड के कॉइन्स का, सिल्वर के कॉइन्स का। कुछ लोग जैसे ज़मीन बड़ी बड़ी ज़मीनें खरीदनी हुई तो अपने जो उनके जो भैंस वगैरह होती हैं उनका एक्सचेंज करते हैं और फिर धीरे धीरे करेंसी का मतलब उन्होंने अपने कॉइन्स बनाना स्टार्ट किया, फिर उसकी वैल्यू बढ़ी। मतलब काफ़ी पास्ट है, हमको उतना पास्ट में नहीं जाने का, हमको इतना पढ़ना है जितना हमें ज़रूरत हो, समझ में है चैप्टर। तो जैसा कि इस पर लिखा है कि यूज़ ऑफ मनी कोई नई बात नहीं, पहले से चलता आ रहा है, ठीक है। मॉडर्न करेंसी इज़ नॉट, अच्छा उसका कोई खुद में कोई यूज़ नहीं। अब सपोज जैसे आपने 8 सितंबर
8 नवंबर 2016 में, जहाँ तक 500 का जो नोट और 1000 का नोट था वो बंद हो गया। 1000 का जो नोट है आज उसकी क्या खुद में कुछ कीमत है, क्योंकि उसको ऑथोराइज ही नहीं किया गया, उसको बंद कर दिया गया, उसकी खुद में कोई कीमत नहीं है। फिर से समझो, मॉडर्न करेंसीज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन, अगर उसकी कोई वैल्यू ही ना हो, सपोज पेपर करेंसी में अगर उसकी कोई कीमत ही ना हो, उसकी कोई वैल्यू ही ना हो, अगर उसको मैंने बंद कर दिया, क्या उसकी कोई वैल्यू है? नहीं है। बट कि गोल्ड कॉइन की वैल्यू होगी, गोल्ड की वैल्यू होगी। थोड़ा बहुत घुसेगा, आराम से एक बार फिर देखना, समझ में आएगा। इट इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज करेंसी इज ऑथोराइज बाय द, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें पॉइंट मेंशन भी किया हुआ है मैंने, करेंसी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ऑथोराइज कराई गई है। इंडिया में जो रिजर्व बैंक है वो हमारी करेंसी नोट्स इशू करता है, किसके बिहाफ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में। हमारे भारत संविधान के कानून में कहा गया है कि कोई भी आदमी या कोई भी संस्था इसको इशू नहीं कर सकती है, ये करना गैर कानूनी है। और लॉ में ये भी कहा गया है कि जो रुपी है, इंडिया की करेंसी रुपी है, वो मीडियम ऑफ पेमेंट है और इसको कोई भी लेने से मना नहीं कर सकता। और इंडिया में कोई, यानी कि आपकी पेमेंट अगर रुपये में हो रही है, वो कह रहा है मैं नहीं लूँगा, तो दैट इज़ टोटली इलीगल। आप पास के थाने में जाइए, उसकी कंप्लेन करिए, ठीक है। डिपॉजिट विद बैंक, द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी इज अ डिपॉजिट विद बैंक। आजकल लोग पैसे जो हैं वो बैंक्स में डिपॉजिट करते हैं, कर रहे हैं। तो डिपॉजिट इट विद द बैंक बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, अपने नाम पर बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, उसमें पैसा भरते हैं। वैसे मेरे नाम पर अकाउंट नहीं है। बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट और ऑल्सो पे एन अमाउंट एज इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट। बैंक जो होता है, जो डिपॉजिट किए गए हैं पैसे, उस पर उस अमाउंट पे एक इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है। लेकिन बैंक वाले बहुत चालाक आदमी होते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्ट देंगे और वही पैसा आप जब उनसे एज ए लोन लोगे तो उसका इंटरेस्ट ज़्यादा मांगेंगे। दैट्स इज बिजनेस। बट बैंक वाले कभी बहुत बदतमीजी भी करते हैं। चलिए, तो अदर बातें होती हैं, बात करेंगे किसी दिन हम लोग। बैंक जो होता है वो, हम लोग उसमें अपना पैसा डालते हैं और हमारा जो भी अमाउंट होता है उसमें हमको छोटा सा इंटरेस्ट रेट मिलता है। आई थिंक अगर सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट नील के बराबर है, आपकी एफडी वगैरह में 7 to 8% आपके अमाउंट का। अच्छा, एक और बताऊँ, इसमें लोग सोचते हैं कि पैसा बहुत सेफ होता है और उसमें थोड़ी सी अर्निंग भी होती है। सपोज़ किसी के अकाउंट में 15 लाख जमा है, तो उसको महीने का हिसाब से 3-4 हज़ार रुपये तो मिल ही जाता है। मतलब इट्स अ सोर्स ऑफ अर्निंग ऑल्सो, पैसे आ रहे हैं। वही इसमें पॉइंट मेंशन है, इन दिस वे पीपल मनी इज सेफ। बैंक बहुत ट्रस्ट होता है लोगों को बैंक के ऊपर। इंडिया में गवर्नमेंट बैंक्स पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। मनी इज सेफ विद द बैंक एंड इट्स अर्न एन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। मगर अगर कभी भी कोई बैंक घपला कर जाए या बाई डिफ़ॉल्ट बंद हो जाए तो उस पर कोई नहीं मिलता अमाउंट। एक फिक्स अमाउंट है जो कहा जाता है बैंक इंश्योरेंस, वो सिर्फ 5 लाख का। पहले 1 लाख था, 5 लाख कर दिया है गवर्नमेंट ने हमारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमारे पास ये भी है कि हम उससे पैसा निकाल भी सकते हैं जब हमारी चाहत हो। सपोज आई हैव a need to pay my school fee, I want to withdraw the money from the bank, so it's the provision is provided by the bank that you can withdraw the money. Okay, now the demand deposits, the deposit in bank can be withdrawn on demand. It's mean demand deposit in bank, your deposit in bank can be withdrawn on your demand. But FD is not a demand deposit because it takes some procedure to break it. एफडी में आप नहीं पैसा से निकाल सकते, उसको कोई प्रोसीजर होगा निकालने के लिए। मैं ज़्यादा बैंकिंग सिस्टम के बारे में जानता नहीं हूँ। और चेक इज़ ऑल्सो मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी। फॉर अ पेमेंट टू द चेक द बैंक अकाउंट शुड नेसेसरी फॉर पेयर, यानी कि जिसको हम दे रहे हैं, जो भी हम चेक इशू कर रहे हैं, उसके लिए बैंक अकाउंट होना तो सबसे बड़ी कंपलसरी चीज़ है। अरे यार, खुद ही सोचो, तुम कैसे चेक निकाल लोगे?
उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट फीचर होता है अकाउंट का होना बैंक में। चेक यूजुअली क्या है, एक डेफिनेशन आ सकती है शायद आपके एग्जाम्स में। चेक क्या है, जैसे बाटा सिस्टम हो गया जैसे हमने पहले पढ़ा था, इस पर डेफिनेशन आ सकती है। जो डेफिनेशन हैं उसको आप अपने दिमाग में रखिए। चैप्टर छोटा है, इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए हर चीज़ इंपॉर्टेंट होनी चाहिए क्योंकि हमें 40 आउट ऑफ 40 लाना है। वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विथ 38, ओनली 40 आउट ऑफ 40। वो कैसे भी आए वो मेरी जिम्मेदारी है कि आपको पढ़ाना है, बट मेहनत आपको करनी है। एक छोटी सी बात बोलता हूँ, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। कुछ लोग ठान लें कि हम नहीं कर सकते, कर सकते हो बेटा, सोशल भी होता है, माना थोड़ा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है क्योंकि साइंस वालों से नहीं होता है, होगा ज़रूर होगा। ठीक है, चलिए मैं बढ़ता हूँ आगे। चेक इज़ अ पेमेंट इंटरेस्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट। चेक एक तरीके का कागज़ की फॉर्म होती है जिसमें हम बैंक से कहते हैं कि मेरे अकाउंट से इतना स्पेसिफिक अमाउंट जिसके नाम पे चेक इश्यू हुई है उसको दे दे, बस दैट इज़ ऑल। उसको आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। इट्स सेटल पेमेंट, इसमें पेमेंट जो होती है बिना कैश के होती है, ये भी मॉडर्न फॉर्म ऑफ इकोनॉमी है। करेंसी एंड डिपॉजिट्स आर क्लोजली लिंक्ड द वर्किंग ऑफ द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। जो आपकी करेंसी डिपॉजिट है वो मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम को बना रही है। चलिए नेक्स्ट आता है लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक। ये चैप्टर मेरे को ज़्यादा घसीटना नहीं है कि 2-2 घंटे का लेक्चर बनाना है, मेरे को एक छोटा सा आपको डिस्क्रिप्शन देना है कि इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, मेरे नोट्स पढ़ लो। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का या 15 मिनट का वीडियो बनेगा, उसको देख लो, चैप्टर के नोट्स पढ़ लो। मनी क्रेडिट ख़त्म तो ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट कर देंगे, फिर उसके बाद मैं आपका डेमोक्रेसी पॉलिटिकल साइंस उठा लूँगा। लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक कीप्स ओनली स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द डिपॉजिट एज कैश विद देमसेल्फ। अच्छा, बैंक वाले क्या होते हैं, उनका मैं लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक, बैंक का बताता हूँ मैं आपको। बैंक जो होते हैं अपने पास जो कैश होता है ना उसका थोड़ा ही चीज़ रखते हैं, बाकी सब वो लोन वोन में बांट के रखते हैं क्योंकि उनका मेन सोर्स ऑफ अर्निंग लोन ही है। जैसे इसमें लिखा है कि बैंक कीप्स ओनली स्मॉल प्रोपोर्शन, बैंक हमेशा आपका स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ मनी ही यूज़ करता है अपने पास, जो आपने कैश डिपॉजिट किया हुआ है। दैट इज़ ड्यू, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कभी भी हमको ज़रूरत पड़ सकती है, हम बैंक से पैसे निकालने चाहिए, यार मेरा ही पैसा मैं लेने जा रहा हूँ तो मुझे देना तो पड़ेगा, उसको किससे मना कर सकता है। इस वजह से बैंक का जो मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट होता है वो लोन्स को बढ़ाने में यूज़ होता है। लोन यानी उधार हिंदी में बोले तो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी जो भी क्या कहते हैं अर्थव्यवस्था के जो भी कार्य हैं, शुद्ध हिंदी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी कि जैसे कोई भी आपको काम करना है, आपको कोई भी शॉप खोलनी है, कोई बिजनेस डालना है, कोई एजेंसी खोलनी है, एटसेट्रा एटसेट्रा, उनके लिए सबके पास पूरा पैसा नहीं होता है। कुछ लोग बैंक से लोन लेते हैं, थोड़ा पैसा लगाते हैं, अपना बिजनेस ग्रो करते हैं। आजकल तो गवर्नमेंट भी स्कीम्स चला रही है बिजनेस ग्रो करने के लिए, लोन दे रहे हैं। चलिए, ड्यू टू ह्यूज ऑफ हाई डिमांड फॉर लोन्स फॉर द वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये बैंक का जो मेजर पोर्शन होता है ना वो लोन का ना वो लोन में ही होता है। बैंक मेक use of the deposit to meet the loan requirement of the people. Bank is a mediator between those who surplus fund and those who are need of fund. बैंक एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, जिनके पास पैसा है, आपके पैसे को वो ज़रूरत के लोगों को पैसा भी देते हैं, ठीक है ना। जिनके पास पैसा है यानी कि जो हम लोग डिपॉजिटर हैं, और जो नीड ऑफ फंड जिनको क्रेडिट यानी लोन की ज़रूरत है, उनके बीच का जो माध्यम होता है वो होता है बैंक, मीडिएटर यानी बीच वाला। बैंक में यूज़ ऑफ डिपॉजिट, बैंक में जो भी डिपॉजिट होता है वो लोन रिक्वायरमेंट्स के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। अच्छा, बैंक जो होते हैं ना, जो इंटरेस्ट रेट हमारे डिपॉजिट्स पे दे रहा है उससे डबल समथिंग होता है, 12 से 14% तक होता है लोन पे इंटरेस्ट रेट। सपोज करिए आपका सेविंग अकाउंट है, आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है अप्रोक्सीमेटली 4 to 5%, बट अगर आप लोन लेना चाहोगे तो आपको 4 to 5% इंटरेस्ट नहीं देना है, आपको इंटरेस्ट देना होगा 14%, अप्रॉक्स 10 to 14 के बीच में।
नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ चार्ज। डिफरेंस बिटवीन उन्होंने क्या चार्ज किया आपको और डिपॉजिटर को कितना इंटरेस्ट पे दे रहे हैं, उसके बीच के जो काट दो। सपोज 12% उन्होंने इंटरेस्ट रेट लिया और 5% दे रहे हैं, यानी टोटल 7% जो इंटरेस्ट रेट बचा वही उन बैंक वालों की कमाई होती है, बहुत तगड़ी कमाई होती है। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, कितने लोग होंगे लोन वाले, कितने सारे बैंक हैं हमारे पास। क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब होता है यूजुअली क्रेडिट इज़ ऑल्सो लोन इन आ स्टैंडर्ड वे। इट रेफर्स एंड इसका मतलब होता है एक एग्रीमेंट जिसमें जो लेंडर जो है वो जो जिससे उधार ले रहा है, यानी कि जो हम को वो लैंड क्रेडिट का मतलब होता है यूजुअली, इसको सिंपल में बोले तो मैं आपको आपका पैसा बाद में दूंगा, प्रॉमिस होता है एक तरीके का वादा। अब होता है टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। क्रेडिट कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा तो मैं एक और बात में बोल देता हूँ। क्रेडिट का मतलब होता है कि एक समझौता होता है, एग्रीमेंट होता है जिसमें लेंडर जो लेने वाला होता है, जिससे ले रहा होता है, वो उसको वो रिटर्न करेगा, ऐसा वो फ्यूचर में प्रॉमिस करता है। जिसमें वो मतलब मनी करता है, गुड्स करता है, सर्विस करता है, जैसा उसका जैसे वो लेता है। जैसे मैंने चीनी ली किसी से तो कल मैं उसको चीनी ही दूंगा और उस चीनी के 5 रुपये तो दूंगा नहीं। टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। क्रेडिट लोन लेने से दो सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं, एक वाइचुअल एंड पॉजिटिव रोल, और एक होता है जिसमें इट पुशेस द बॉरोवर इनटू अ सिचुएशन, जिसमें ऐसा होता है जिसमें लेने वाले को इस सिचुएशन में आ जाता है कि उसको काफ़ी कष्ट होता है। चलो एक एग्जांपल देता हूँ। भाई आपके एनसीईआरटी में तो बहुत बड़ा लिखा है, मैं वो मेंशन नहीं कर सकता नोट्स में। वाइचुअल और पॉजिटिव रोल, जैसे कि मेरे को कोई ऑर्डर मिला, सपोज मेरे को 5 लाख का ऑर्डर मिला, मेरे पास 4 लाख अवेलेबल है, मैंने 4 लाख इन्वेस्ट किया, 1 लाख की कमी हुई, लोन लिया, पेमेंट हुई, जब मैंने डिलीवरी कर दी मेरे को 5 लाख की पूरी पेमेंट मिल गई। मैंने फिर वो 1 लाख जो लोन लिया था वो उसको दे दिया, यानी पॉजिटिव रोल बनाया, मेरी अर्निंग बढ़ाई। अब पेनफुल रिकवरी कैसे हुई? खेती, लोग खेती करते हैं, किसान लोग हमारे, अगर उन्होंने ज़मींदार से लोन लिया, फिर उन्होंने क्या किया कि खेती ख़राब हो गई, फसल नहीं होगी अच्छे से, 5,000 का 15,000 का लोन लिया सपोज करिए, फिर क्या सिचुएशन क्रिएट हुई? खेती हुई नहीं, लोन हुआ नहीं, पूरा नहीं कर पाए, अब उसकी रिकवरी नहीं करेंगे, फिर उसके लिए और लोन लो, मतलब एक पेनफुल सिचुएशन क्रिएट होती है कि एक डेप्ट ट्रैप में वो लोग फंस जाते हैं इस तरीके से, जिसका निकलना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, अब कैसे किसी को उधार नहीं दे दोगे, कुछ टर्म्स यूज़ होती है जिसको हम लोग से कोलेट्रल बोलते हैं। देने वाला यानी उधार देने वाला एक कोलेट्रल की ज़रूरत होती है लोन के लिए, सुरक्षा, इसके कहते हैं सिक्योरिटी, कि अगर तुम नहीं आए पैसा देने तो मैं क्या करूँगा, एक कोलेट्रल यूज़ होता है। लोन इज़ एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स। लोन एक कोलेट्रल एक एसेट होती है जिसका जो बोरोवर की होती है, जैसे कि उसकी लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, व्हीकल हो गई, लाइफ स्टॉक हो गया, डिपॉजिट हो गया, बैंक्स हो गए। डिपॉजिट विद बैंक्स मतलब उसके बैंक में जो डिपॉजिट होगा वो, अगर वो सही समय पर लोन नहीं चुका पाया तो जो भी कोलेट्रल होगा वो उस लेंडर का हो जाएगा। ये गारंटी होती है कि लेंडर तब तक लोन चुका देगा, एक तरह की गारंटी होती है कोलेट्रल। इफ द बोरोवर फेल्स टू रीपे द लोन, लेंडर हैज़ द राइट टू सेल द एसेट। लेंडर के पास जो होगा वो एसेट को सेल करने का अधिकार होता है। और कोलेट्रल जाता है जो होता है वो यूजुअली पेमेंट के लिए ही होता है, जो उसको उधार दिया है उससे वो वापस पेमेंट ले सके, इसीलिए कोलेट्रल सिक्योरिटी रखी जाती है। अगर आज मैं बैंक के पास भी अगर मैं 1 लाख का भी लोन लेने जाऊँगा, मुझसे पूछेगा क्यों चाहिए आपको, आपके पास कोई कोलेट्रल है, कोई सिक्योरिटी है? जैसे मैंने कहा मेरा घर है तो मेरा घर गिरवी रखना, कोई गिरवी रखने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत होती है लोन लेने के लिए। तो वहीं इसमें कहा है कि लोग लैंड, व्हीकल, लाइफ स्टॉक्स
डिपॉजिट विद बैंक्स, इन सब चीज़ों को गिरवी रखते हैं लोन लेने के लिए। दैट इज़ ऑल, दैट आर द बेसिकली टर्म्स ऑफ द क्रेडिट। इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड मोड ऑफ रीपेमेंट, यानी कि दोबारा से पेमेंट करने की ये चीज़ों को जुड़ा दे तो यही होते हैं हमारे टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ठीक है, अब आता है वैरायटी ऑफ द क्रेडिट अरेंजमेंट। क्रेडिट अरेंजमेंट यानी लोन लेने के दो प्रकार होते हैं, एक होता है फॉर्मल सेक्टर लोन, एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर लोन। फॉर्मल सेक्टर लोन बैंक और कोऑपरेटिव से, इनफॉर्मल मनी लेंडर, ट्रेडर, एम्प्लॉयर, रिलेटिव, फ्रेंड्स एक्सेट्रा। फर्दर पढ़ता हूँ, कुछ पॉइंट्स हैं। वर्क ऑफ आरबीआई। आरबीआई सुपरवाइजेस द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन। फॉर्मल सोर्सेज ऑफ जो लोन होते हैं, जो बैंक्स द्वारा जो लोन दिए जाते हैं, उनको पूरा फंक्शन आपकी आरबीआई ही करती है। आरबीआई इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1932 में स्टैब्लिश हुई थी, जहाँ तक मेरा को डेटा है मेरे दिमाग में। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, आरबीआई का बेसिकली मतलब होता है कि आरबीआई का बेसिकली काम यहाँ पर है कि बैंक किस तरीके से लोन दे रहे हैं। किसी को प्रॉफिट तो नहीं दे रहे हैं, किसी को कम में दे रहे हैं इंटरेस्ट रेट, किसी को ज़्यादा में दे रहे हैं, किसी को हद से ज़्यादा लोन तो नहीं दे रहे हैं। इन सब चीज़ों का जो फंक्शन होता है वो आरबीआई करता है। आरबीआई जो होता है वो बैंक को मॉनिटर करता है और उनका जो कैश बैलेंस होता है, यानी कि उनके जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो भी देखता है। रिकॉर्ड्स में गड़बड़ हुई तो आरबीआई बैंक पे कार्रवाई भी करता है। बैंक को अपनी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आरबीआई को सबमिट करनी होती है कि वो किस इंटरेस्ट रेट पे किसको कितना लोन दे रहे हैं। ये आरबीआई का काम है। नेक्स्ट आता है आपको, चलिए आपका हमारा टॉपिक है फॉर्मल सेक्टर लोन। देयर इज ऑर्गेनाइजेशन टू सुपरवाइज द क्रेडिट एक्टिविटीज, यानी कि कहने का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी आरबीआई है, वो जो लोन एक्टिविटीज़ है उनको देखती है। इनका जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत हाई नहीं है अगर हम इसकी इनफॉर्मल से कंपैरिजन करें, बट लेकिन इसमें कोलेट्रल की ज़रूरत पड़ती है लोन की वापसी के लिए। उसमें लिखा हुआ है आरबीआईज आर फॉलोड इन इट, वो बाय मिस्टेक हो गया, उसमें लिखना चाहिए था आरबीआईज रूल्स आर फॉलोड इन इट, सो सॉरी फॉर इट। मतलब आरबीआई के जो भी नियम हैं वो इसमें फॉलो किए जाते हैं। इसका बहुत अफोर्डेबल रेट होता है, जैसे कि जो भी लेने वाला होता है, जो बोरोवर होता है, जो उधार लेता है, लोन लेता है, वो किसी डेब्ट ट्रैप में नहीं फंसता। नेक्स्ट आता है आपका इनफॉर्मल सेक्टर लोन। इनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि क्रेडिट एक्टिविटीज़ को देखें। इंटरेस्ट रेट जो होता है वो उनका बहुत हाई होता है उसके लोन पे। इन पे कोलेट्रल की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ज़रूरत नहीं होती क्योंकि जो भी इनफॉर्मल सेक्टर वाले जो भी होते हैं मनी लेंडर्स वगैरह, वो यूजुअली आपके गांव के होते हैं और आपको जानते हैं, रिलेटिव्स होते हैं वो भी आपको जानते हैं, 100% जानते हैं। कोई रूल्स इसमें फॉलो नहीं होते। इंटरेस्ट रेट इसका बहुत हाई होता है, जो हमारी इनकम का जो लार्ज पार्ट होता है वो इसी चीज़ में स्पेंड हो जाता है, इंटरेस्ट रेट को ही देने में स्पेंड हो जाता है। सोचो रीपेमेंट ऑफ लोन कितना ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा लोन्स का डबल हो जाता है, तो हम लोग उनको अगेन पेमेंट को अगर इंटरेस्ट रेट को ढूंढ दें उसमें वो डेब्ट ट्रैप में भी फंस जाता है। थैंक यू। चलिए आपका हमारा टॉपिक है फॉर्मल सेक्टर। चीफ एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इस लाइन पे आपको शायद पूछ सकता है डिस्क्राइब इट, मे बी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, तो आप उसको यही डिस्क्राइब करोगे कि चीफ और अफोर्डेबल क्रेडिट जो होता है वो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो डिपेंडेंस है वो इनफॉर्मल सेक्टर पे वो कम हो जाएगी, फार्मर्स जो हैं वो डेब्ट ट्रैप में नहीं फंसेंगे, बैंक को रूरल एरियाज़ में अपना इम्पैक्ट बढ़ाना चाहिए। इस तरीके के पॉइंट्स हैं जिनको आप डिस्क्राइब कर सकते हो और आसानी से लोन मिलना लगेगा। इसमें एक आपका पॉइंट भी लिखा हुआ है, अगला पॉइंट जो होता है वो आपका यही होता है कि वाइल फॉर्मल सेक्टर लोन नीड्स टू बी एक्सपैंड इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी, ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो सबको है लोन मिलना चाहिए। आपका लास्ट टॉपिक होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर। एब्सेंस ऑफ द कोलेट्रल की कमी होने की वजह से ये सबसे बड़ा कारण है, जो पुअर लोग हैं वो बैंक से लोन नहीं ले पाते हैं। ये जो आइडिया था रूरल पुअर यानी कि गांव के गरीबों ने इसका, जो गांव के जो गरीब लोग होते हैं उन्होंने इसका इन्वेंट किया था। बेसिकली जो वुमेंस थी उनका ये प्लान था कि जो छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप्स में बनना और अपनी सेविंग्स को बचाना।
ये टिपिकली बात करें तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो आपके 15 से 20 लोगों का ग्रुप होता है, मेंबर्स होते हैं उसमें 15 से 20। ये आपस में एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं, कि गांव के लोग होते हैं जो रोज़ मिलते हैं और अपनी सेविंग करते हैं। और इनकी सेविंग जो होती है वो 25 रुपये से शुरू होकर 100 रुपये तक होती है, और ये वेरी करा करती है, कभी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। जो मेंबर होते हैं वो खुद भी इससे लोन ले सकते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। और इंटरेस्ट रेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है लोन का, जो होता है वो इंटरेस्ट रेट वो बहुत कम होता है अगर हम इनफॉर्मल से कंपेयर करें तो। 2-3 साल की सेविंग के बाद, रेगुलर सेविंग के बाद, ये लोग बैंक से लोन लेने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि सक्षम हो जाते हैं। दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर द रूरल पुअर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रूरल पुअर्स की डेवलपमेंट के लिए। थैंक यू। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो। लाइक, शेयर एंड कमेंट प्लीज़। पढ़ाकू पॉइंट को सपोर्ट करें। थैंक यू।